हम ऐसे देश में जी रहे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहते आप यमन में जीना चाहती हैं? उन्होंने कहा आप सीरिया में जीना चाहती हैं? आरिफ मोहम्मद खान कैदी बन चुके हैं 1986 के। ये बताइए कि जो 86 में जो इश्यूज क्रिएट हुए, जिस पर मैंने ये कहा, मैं 86 में नहीं हूं, 86 में जो इश्यूज क्रिएट किए गए उसने इस मुल्क को 47 में पहुंचा दिया। काश हम 86 में होते। वही नफरत जो 47 में पैदा हुई थी, आपको मालूम है 50 के शतक में कितने लोगों को लिंच किया गया था? आपको मालूम है कितने मिलियन में तादाद है जो लोग मरे थे, जिनकी जानें गई थी? हमें एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब आपकी नजर तारीख पे नहीं होगी और आप आज के लम्हे में जीने की कोशिश करेंगे, हमेशा आपको मायूसियां और नाकामियां हाथ आएंगी। इस मुस्लिम किलर्जी ने और एक ना तजर्बेकार प्राइम मिनिस्टर की ना तजर्बेकारी का फायदा उठा के इस पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस मुसीबत में इस मुल्क को धकेला, उन सारे इश्यूज ने हमें तकरीबन उस जगह पहुंचा दिया जहां पे इस मुल्क का पार्टीशन हुआ था। तो उस वक्त जो नफरत थी, गलती किसकी है? जिन्होंने ना तजर्बेकार वजीर आजम को मजबूर किया कि तुम शाहबानों में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बदलो। मैं पूछ रहा हूं आपसे, 10 साल बीच में कांग्रेस की हुकूमत थी, क्यों नहीं उन्होंने उन मसलों को हल कर दिया? क्योंकि मौजूदा दौर के और बहुत सारे ऐसे मसले कोई बिल्कुल भी नहीं, पूरा मुल्क सारे सचर कमेटी को सेटअप किया। अच्छा, जो सामाजिक और आर्थिक मुद्दे मान लिया हम आपकी बात मान लिए, क्या किया फिर उस पर कदम उठाया, क्या फंड जारी कुछ बता तो दीजिए। माइनॉरिटी कंसंट्रेशन हम तो जितना हमने वो पहले से आइडेंटिफाइड थे। प्लीज डोंट ट्राई टू मिसलीड पीपल, वो हमेशा से आइडेंटिफाइड थे। और दूसरा मैं एक बात बता दूं आपको, आप गलत आदमी से सवाल कर रही हैं। मैं ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आया हूं जहां मुसलमानों का वोट, जिसे आप माइनॉरिटी कह रहे हैं, वो 12% से कम है, बल्कि माइनॉरिटीज का वोट 12% और ब्राह्मणों का वोट 20% है तकरीबन। पंजाबी जो लुटपिट के पाकिस्तान से आए थे, उनका वोट 18-19%। मैं जीता हूं, मेरा नजदीक नियरेस्ट राइवल भी मुस्लिम है, किसी गैर मुस्लिम उम्मीदवार की जमानत भी नहीं बची। अब अगर दिल्ली में आके मैं माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव बन जाऊं, तो ये लोग जिन्होंने मुझे वोट दिया, इनके ये तो फिर महरूम हो गए ना। मैं सवाल मेरे पास दोनों, मैं माइनॉरिटी लीडर नहीं हूं। ठीक है, मैं आपकी बात, मेरी एम्बिशन उससे कहीं बड़ी है। आपने देखिए हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहां मेनका गांधी ने ये कहा कि मुसलमान मुझे वोट नहीं देते, मैं उनका काम नहीं करूंगी। हम ऐसे देश में जी रहे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। आप यमन में जीना चाहती हैं? उन्होंने कहा आप सीरिया में जीना चाहती हैं? मेरा सवाल हाँ, बताइए। उन्होंने वायनाड के लिए कहा कि राहुल गांधी वहां चुनाव इसलिए लड़ने गए हैं क्योंकि वहां पर उनको मालूम है कि हिंदू उन्हें वोट नहीं करेगा। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक भी मुसलमान बीजेपी की तरफ से नहीं है। तो आप ये बताइए कि ऐसे वक्त में जहां की पूरी पॉलिटिक्स एंटी मुस्लिम एक पिलर पर बेस्ड हो, वहां आप एक तरह की एक रिजिड लीगल सेक्युलरिज्म में ऐसा लगता है कि फंस गए। चलिए ठीक है, आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर जुमे को मस्जिदों में बम फेंके जाते हैं? मैं हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहती हूं। आपने जुमला ये नहीं कहा, मैं हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहती हूं। जी नहीं, आपने जुमला कहा हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। इस तरह के जी नहीं, आपने जो जुमला कहा है वो कहा है हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर हफ्ते हर मस्जिद में बम फोड़े जाते हैं? आप सीरिया में रहना चाहती हैं? आप यमन में रहना चाहती हैं? आप कौन से मुल्क में रहना चाहती हैं जहां लोगों के इंटरेस्ट जो हैं, उनके हुकूक महफूज हैं? और मुझे कोई एक मुल्क का नाम बता दीजिए। आप जिस मुल्क में रह रही हैं वो मुल्क वो है जहां देवबंद वालों को इसकी इजाजत है। ये किताब देवबंद में निसाब का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा है ये किताब। इसमें जिहाद, कुरान कहता है उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, लड़ने की इजाजत सिर्फ उनको दी जाती है जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है, उन पर जुल्म किया गया है, उनको उनके घरों से निकाला गया है। और देवबंद क्या बताता है, जिहाद का मकसद क्या है? और मुझे कोई एतराज नहीं है, कुल 4% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये 4% वो हैं जिनका मस्जिद के मिंबरों पर कब्जा है, वहां से ये तकरीरें करते हैं। लेकिन पहले बात जब बम ब्लास्ट हुआ था कब हुआ था हिंदुस्तान में? ये भी तो मुझे बता दीजिए भाई, मेरे बात पहले इसको तो सुन लीजिए। शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करने को कहते हैं। ये देवबंद में, और इस किताब को बच्चा जब आता है तो वो यूं करके आंखों पे लगाता है, चूंकि उसको कहते हैं ये अल्लाह का कानून है, ये नहीं कहते कि देवबंद वालों की राय है। लेकिन इसमें एक तरह का प्रिविलेज झलकता है, फर्क नजर नहीं आता आपको? नरेंद्र मोदी सरकार और कांग्रेस पार्टी की सरकारों में आपको कोई फर्क नहीं नजर आता? मैं सिर्फ आपसे बहुत ही एक पॉइंटेड सवाल तो आपको दोगलापन अच्छा लगता है? और एक आदमी जो भी उसका व्यू है वो सफाई से रख रहा है। पिछले 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ पूरे मुल्क में,
और जो छोटे छोटे दंगे हुए हैं जब सब जगहों पर, छोटा छोटा अभी तो बताया मैंने आपको, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। रिफॉर्मत खां, किसी भी इलेक्शन से पहले आपको 2013 का दंगा याद है, जबकि हालांकि सरकार दूसरी थी मुजफ्फरनगर में, वहां इस बात के पूरे सबूत मिलते हैं, बाकायदा बीजेपी के ऑफिस बेयरर्स, उनके एमएलए वहां पे शामिल थे, उन लोगों को प्रमोट करके मंत्री बनाया गया। उत्तर प्रदेश में दंगे को रोकने की और उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे अभी 6 महीने पहले लखनऊ में कांग्रेस के बड़े लीडर, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद अलीगढ़ वालों की मीटिंग में बोल रहे हैं और कहते हैं मुल्क में माहौल कम्युनल इतना हो गया है कि पहले जो कैंडिडेट मुझे इलेक्शन में बुलाया करते थे अब 80% नहीं बुलाते। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या बीजेपी के कैंडिडेट बुलाया करते थे उन्हें? कौन सी पार्टी कम्युनल हुई है? तो फिर क्या इस बात पे सहमत हो सकते हैं आप कि हमारा देश कम्युनल हो रहा है? हमारा देश कम्युनल नहीं हो रहा जब तक वो लोग जो एक खास कम्युनिटी के इत्तेहाद का नारा लगाते थे और वो इतने शॉर्ट साइटेड लोग थे कि उन्हें ये नजर नहीं आता था कि इसकी रिएक्शन दूसरी तरफ भी होगी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर एक लाइन में देखा जाए तो आप माइनॉरिटी कम्युनलिज्म के जवाब के तौर पर जो मेजॉरिटी कम्युनलिज्म हमें नजर आ रहा है, क्या वो है जो आप कह रहे हैं जिसको रिएक्शन कह रहे हैं आप, वो रिएक्शन क्या है? पिछले 4-5 साल में हरियाणा में एक कम्युनिटी है, मैं नाम भी नहीं लूंगा, बहुत डोमिनेंट कम्युनिटी, उन्होंने बड़ा एजिटेशन चलाया रिजर्वेशन का और आखिर होते होते क्या हुआ, बाकी सारी वो मुसलमान नहीं, सारी कम्युनिटियां उनके खिलाफ हो गई। नतीजा क्या हुआ? इस इलेक्शन में क्या हुआ? बगैर किसी के कहे हुए उस कम्युनिटी के लीडरों से आप बात कर लीजिए, वो क्या कहते हैं, भाई हम तो अलग थलग पड़ गए, हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं रह गया कि हम बीजेपी को वोट दें ताकि कम से कम दूसरी कम्युनिटियां हमें कबूल तो कर लें। जो कोई भी अपनी 1.5 ईंट की दीवार खड़ी करने की कोशिश करेगा, आज मुल्क में वो माहौल बन गया है कि अलगाववाद की बात जो कोई भी करेगा, चाहे वो इस मजहब का हो उस मजहब का हो, सारे लोग इकट्ठे होकर उसके खिलाफ हो रहे हैं। चलिए एक पॉइंटेड सवाल, एक लाइन का सवाल, भारत में मुस्लिम समुदाय का भविष्य क्या है? भारत में मुस्लिम समुदाय का भविष्य, ये सवाल अपने आप में, जो हिंदुस्तान का भविष्य है वो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का भविष्य, उसमें मुसलमान भी शामिल। और उनकी पहचान कोई मायने नहीं रखती? क्या पहचान? उनकी पहचान से जुड़ी जो दुश्वारियां हैं। पहचान मैं कह रही हूँ, मैं बताता हूँ आपको। मेरी पहचान ये होनी चाहिए कि मैं 3 तलाक देकर अपनी बीवी को घर के बाहर निकाल सकता हूँ। मेरी पहचान ये होनी चाहिए कि एक बीवी के लिए मेरे पास साधन नहीं है, मैं 4 बीवियों का हक है। अगला सवाल आरिफ साहब, क्या जिस तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि भारत धीरे धीरे एक सेक्युलर डेमोक्रेसी से एक हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपने कभी एतराज किया उन मुल्कों पे जहां पे इस्लामी हुकूमत है? मैं कह रही हूँ कि भारत के नजरिए से बात करें, वो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। आज दुनिया ग्लोबल विलेज है, लेकिन ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी। ग्लोबल विलेज है और हिंदू राष्ट्र से आप क्या समझते हैं, ये बताइए मुझे। जहां पर माइनॉरिटीज जो मुसलमान हैं या ईसाई हैं या दूसरे जो माइनॉरिटीज हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, हिंदू, आई विश आप मुझे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाए, उनके अधिकार छीन लिया जाए। असल चीज पाइए, ये तारीख दूसरे मजाहिब की है, हिंदू मजहब में दूसरे दर्जे के शहरी का तस्वुर ही नहीं, कोई तारीख में मिसाल नहीं मिलती। यहाँ कोई जिम्मी नहीं बनता, यहाँ किसी से जिजिया नहीं लिया जाता। अम्मा मा यनफउन्नास फयमकुसु फिल अर्द, कुरान में वादा है, वो लोग जो समाज का फायदा पहुंचाने वाले लोग हैं उनको, वो हम सिर्फ अपने लिए जीना चाहते। इस मुल्क में सबसे छोटी माइनॉरिटी पारसी हैं, उनका तो एक मेंबर भी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, उन्हें तो फिक्र नहीं। क्रिश्चियंस कितनी तादाद है क्रिश्चियंस की, वो इस मुल्क को, पारसी इस मुल्क की इकोनॉमी को बना, उनके सामाजिक आर्थिक जितनी पृष्ठभूमि, आप बार बार इतिहास को खुद लेकर आते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि इतिहास का हमें ध्यान रखना है, लेकिन आप इतिहास भूल रहे हैं कि किस तरह से ये इतने गरीब लोग, जो मुसलमान, ये गरीब हुए कैसे हैं, ये तो गौर करना पड़ेगा। ये मेरे भाई अब आप सच्चर कमेटी के सर सैयद को पढ़ लीजिए। अरे तो ये एटीट्यूड तो आज, अगर मैं आपको पिछले साल की तकरीर दिखा दूं देवबंद के एक बड़े आलिम की कि मॉडर्न एजुकेशन में मत जाओ। आपने खुद ही बताया, अभी सच्चर कमेटी ने भी बताया कि 4% मुसलमान से मदरसा जाता है, 96% के बारे में तो सोचेंगे आप। बड़ी मुसीबत है, वो 4% का कब्जा मस्जिद के मिंबरों पे है और वहां पे वो ये बताता है लोगों को, यानी आप हर मस्जिद के मेंबर पे कब्जा है उन 4% का, और वो मुझे कहता है, जरा अपनी टॉलरेंस पर गौर करिए, सिर्फ गैर मुस्लिम काफिर नहीं है, देवबंदी के नजदीक बरेलवी काफिर है, बरेलवी के नजदीक देवबंदी, दोनों के नजदीक अहले हदीस काफिर है, तीनों के नजदीक शिया काफिर है, चारों ने अहमदियों को बाहर कर दिया। जरा अपने एटीट्यूड पर गौर कर, इस समाज के लिए फायदेमंद बन जाइए। लोग यहां तो भगवान का दर्जा दे दे। Don't forget to subscribe.